हेलो एंड नमस्कार। आपका फिर से हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन आप जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स में हम लोग 3 क्लास किए थे, आज ये चौथा क्लास है। चौथे क्लास में जो हम लोग को चर्चा करना था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, मैट्रिक्स में पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल्स जो है पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। इस क्लास में जो है हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा का विषय वस्तु है आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह का जो प्रकार हम लोगों को एनसीईआरटी के अनुसार जो पढ़ना है वो 8 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग 3 टाइप का जो आव्यूह है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। एक बार हम इसको रिप्ले कर दे रहे हैं। जो सब नया नया में जुड़े हैं उस सबको भी रिवीजन हो जाएगा। जो सब पहले से पढ़े हैं उसका भी भला, जो आज जुड़े हैं उसका भी भला। तो चलिए आव्यूह के प्रकार में जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 12 में जो मैट्रिक्स का टाइप पढ़ना है वो कितना है, 8 पढ़ना है। एक बड़ा आव्यूह पढ़ना है जो अलग टॉपिक में हम लोग उसको चर्चा करेंगे। आज हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब 8 टाइप का जो मैट्रिक्स होता है उसके बारे में हम फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। जैसे यहाँ पे पहला है कि पंक्ति आव्यूह, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह को क्या बोले थे, रो मैट्रिक्स। यहाँ पे पंक्ति आव्यूह का परिभाषा कहता है कि वैसा आव्यूह जिसमें एक और केवल एक पंक्ति हो लेकिन स्तंभ की संख्या 1 या 1 से अधिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसका परिभाषा हमने लिखा था कि जिस आव्यूह में या मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति होती है। कितनी पंक्ति, एक और केवल एक पंक्ति होती है, और एक या अधिक स्तंभ होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं जी। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पंक्ति आव्यूह कहते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया यदि आव्यूह का क्रम या ऑर्डर 1/n हो तो वह क्या क्या होगा, पंक्ति आव्यूह होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा मैट्रिक्स है, इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभ की संख्या 1, 2 और 3 है। यहाँ पे बी हमारा मैट्रिक्स है, इसमें कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभ की संख्या 1, 2, 3 और 4 है। तो इसका कोटि क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। इसका कोटि क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि ये दोनों पंक्ति आव्यूह है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पंक्ति है। देखिए एक पंक्ति है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो पंक्ति आव्यूह है। यहाँ पर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A बराबर A11, A12, A13, A14 डॉट 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 A1n। इसका कोटि क्या है, 1/n है। तो आव्यूह के प्रकार में ये हमारा पहला टाइप था जो हम लोगों ने कल चर्चा किया था। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे यहाँ पे स्तंभ आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे जिस आव्यूह या मैट्रिक्स में केवल एक ही स्तंभ होती है, उसमें क्या था, केवल एक पंक्ति था, लेकिन इसमें क्या है, केवल एक स्तंभ है। पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति का मतलब ऐसे और स्तंभ का मतलब ऐसे। तो यहाँ पर जिस आव्यूह या मैट्रिक्स में केवल एक ही स्तंभ होती है और एक या अधिक पंक्ति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे। यदि आव्यूह का क्रम या ऑर्डर m/1 हो, क्या हो, m/1 हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में कितना स्तंभ है, एक स्तंभ है, लेकिन पंक्ति 1, 2 और 3 है। इसका ऑर्डर क्या बना था, 3/1। यहाँ पर देखिएगा कितना स्तंभ है, एक स्तंभ है, लेकिन पंक्ति 1, 2, 3 और 4। इसका ऑर्डर क्या बना था, 4/1 बना था। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें कितना स्तंभ है, एक स्तंभ है, लेकिन पंक्ति की संख्या क्या है, पंक्ति की संख्या n है, 1, 2, 3, 4 होते 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 n तक। इसका जो ऑर्डर बना था n/1, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है n/1। n को आप m कर लीजिए, यहाँ पर जो है m को n कर लीजिए, n/1। ये हमारा क्या होगा, तो स्तंभ आव्यूह होगा। यहाँ पे दो टाइप, पंक्ति आव्यूह, इसके बाद जो है पंक्ति आव्यूह, इसके बाद हम लोग चर्चा किए स्तंभ आव्यूह, इसके बाद हम लोग कल चर्चा किए थे आयताकार आव्यूह। क्या चर्चा किए थे, आयताकार आव्यूह चर्चा किए थे। आयताकार आव्यूह
आयताकार अवयव को हम लोग बोले थे बाबू रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लोग किसको कहते हैं कि जिस अवयव या मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान न हो। समान न हो, यहाँ पे मेन टॉपिक है समान न हो। समान का मतलब होता है कि बराबर। यहाँ पे बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आयताकार अवयव कहते हैं। यदि अवयव का क्रम क्या हो, m बाय n हो, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, m का मान कभी भी n के बराबर नहीं होना चाहिए। m और n यदि आपस में बराबर ना हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा, आयताकार अवयव कहलाएगा जी। तो यह हमारा क्या है, आयताकार अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसमें कितना पंक्ति है, तो 2 पंक्ति है। कितना स्तंभ है, 3 स्तंभ, 1, 2 और 3। तो इसका कोटि क्या बनेगा, 2/3। यहाँ पर देखिए 2/3 आयताकार अवयव है, यह हमारा आयताकार अवयव हो गया। जैसे यहाँ पर कितना पंक्ति है, 1, 2 और 3। स्तंभ कितना है, 1 और 2। तो इसका कोटि क्या बनेगा, 3/2। 3 पंक्ति और स्तंभ 2, तो 3/2 बना। तो यहाँ पर 3/2 ये हमारा क्या है, तो आयताकार अवयव है जी। ये हमारा आयताकार अवयव का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पर इसका कोटि क्या है, m/n है। यहाँ पर m का मान n के बराबर नहीं है। m का मान n के बराबर नहीं है जी। तो इतना तक हम लोग पिछले क्लास में अर्थात कल चर्चा किए थे। आज जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगे। यहाँ पे चौथा है बाबू वर्ग अवयव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वर्ग अवयव को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जी। तो देखिएगा, जिस अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो, वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वर्ग अवयव कहते हैं जी। आयत अवयव किसको कहते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान न हो। जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आयताकार अवयव। जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वर्ग अवयव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है जिस अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें कितना पंक्ति है, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति। स्तंभ कितना है, 1 है और 2 है। इसका कोटि क्या बनेगा, 2/2। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान है, अतः ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, तो वर्ग अवयव का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, कितना पंक्ति है, 3 पंक्ति है। स्तंभ कितना है, 1, 2 और 3। यहाँ पे 3/3, यहाँ पर 3/3। तो यहाँ पे पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान है, पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, अतः यह हमारा क्या होगा, 3/3 एक वर्ग अवयव है। ये हमारा 2/2 भी क्या है, तो वर्ग अवयव है। अब देखिए यहाँ पर पंक्ति की संख्या n मान ले और स्तंभ की संख्या n मान ले, इसका कोटि क्या बनेगा, n/n। या यहाँ पे पंक्ति को हम लोग m मान ले और स्तंभ को भी m मान ले, यहाँ पे इसका कोटि क्या बनेगा, m/m। मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए। पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे बाबू, वर्ग अवयव कहेंगे। अब देखिए ये चीज यहाँ पे है, यदि किसी अवयव में n पंक्तियां और n स्तंभ हो तो उसका क्रम क्या बनेगा, n/n। हम मान लेते हैं हम मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि यदि यदि हम लोग क्या कर ले, यहाँ पर पंक्ति को हम लोग m मान ले और स्तंभ को भी हम लोग क्या कर ले, n m मान ले, तब यहाँ पे कोटि हमारा क्या बन जाएगा, कोटि हमारा बन जाएगा m/m। m/m। अब देखिए पंक्ति वर्ग अवयव का या स्क्वायर मैट्रिक्स का परिभाषा का कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्ग अवयव कहेंगे। वर्ग अवयव का बस यहाँ पे आपको देखना है कि m का मान और n का मान बराबर होना चाहिए। m का मान n के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लगा हुआ है, साथ ही साथ ये बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है
8 नंबर का क्वेश्चन है कि ए आई जे ए बराबर ए आई जे एम बाय एन एक वर्ग अवयव है। यदि वर्ग अवयव कब होगा? जब एम का मान एन से छोटा हो। गलत। या एम का मान एन से क्या हो? बड़ा हो। गलत। अभी आपने क्या पढ़ा? पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो बताए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी नंबर का ऑप्शन सही है। मेरा कहने का अर्थ ये है, यदि आपका थ्योरी यदि कंप्लीट रहेगा, थ्योरी यदि आपका कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव आपसे 100% बनेगा ही बनेगा। 100% आपको बनेगा ही बनेगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर ना हो, तो फिर क्या होगा? आपसे ऑब्जेक्टिव रट करके आप कितना कर सकते हो? संभव ही नहीं है। और मैथ को रटा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके एनसीईआरटी का बुक है। साथ ही साथ ये जो है बिहार बोर्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 जो एग्जाम हुआ है 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए कमेंट। यहाँ पे 5वां है जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव। शून्य अवयव जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं जी। अब देखो, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि बड़गावी और आयताव्यूह। बड़गावी और आयताव्यूह। तो बड़गावी में हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और आयताकार आव्यूह में आपने पढ़ा कि जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होना चाहिए। पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। तो बस शून्य आव्यूह जो है बड़ग आव्यूह भी हो सकता है और आयताव्यूह भी हो सकता है। बड़ग आव्यूह होने का मतलब है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन इसमें कंडीशन है क्या? यहाँ पे जितना भी इसका एलिमेंट होगा ना, सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए जी। आपके सामने में एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। ठीक है। जिसमें क्या एलिमेंट है? 0 है, 0 है, 0 है। इसमें कितना पंक्ति है? एक पंक्ति है और दो पंक्ति है। कितना स्तंभ है? तो दो स्तंभ है। एक स्तंभ और दो स्तंभ। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो 2x2 बनेगा जी। यहाँ पर देखिए इसमें कितना पंक्ति है? 3 पंक्ति है। एक पंक्ति, दो पंक्ति और 3 पंक्ति। स्तंभ कितना है? 1, 2 और 3। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? तो 3x3। अब देखिए ये दोनों क्या है? तो बड़गावियों के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? तो बड़गावियों के फॉर्म में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है। यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है। और यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू? जीरो सूचित करते हैं। यहाँ पे दो पंक्ति है और दो स्तंभ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 0 2x2। यहाँ पर ये हमारा जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं? 0 से। इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 3/3 लिखेंगे जी। अब देखिए इसमें जो है कितना पंक्ति है? इसमें कितना पंक्ति है? इसमें कितना पंक्ति है? इसमें कितना पंक्ति है? तो 1, 2 और 3 पंक्ति है। स्तंभ कितना है? 1, 2 है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 3/2। अब देखिए इसका ऑर्डर 3/2 बना। और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं? 0 से। तो इसको हम कैसे सूचित करेंगे? 0 3/2 लिखेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें कितना पंक्ति है? एक पंक्ति है। स्तंभ कितना है? 1, 2, 3 और 4। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1/4। 1/4। यहाँ पे 0 1/4 लिखा हुआ है। 1/4 लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं है। यहाँ पे देखिए पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं है। पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं है जी। अतः ये हमारा क्या आयत आव्यूह के फॉर्म में है और ये हमारा वर्ग आव्यूह के फॉर्म में है। लेकिन ये सारा का सारा क्या है? तो जीरो अवयव है। तो जीरो अवयव का परिभाषा कहता है कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ को हमको तो देखना ही नहीं है। हमको बस ये देखना है कि सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? तो सारा का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा क्या कहा कि जिस अवयव के सभी अवयव या एलिमेंट शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? शून्य अवयव कहते हैं। तो इसका शून्य अवयव का परिभाषा कहा कि वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या तो हमको देखना ही नहीं है। हमको क्या देखना है? तो सारा का सारा अवयव क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे? तो शून्य अवयव कहेंगे जी। और शून्य अवयव को हम लोग किससे सूचित करते हैं? 0 से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? 0 से सूचित करते हैं। और उसका जो भी कोटि हो, उसके कोटि को हम लोग क्या करते हैं? नीचे लिख देते हैं। जैसे 0 यहाँ पे 2/2 है तो 2/2 लिख देते हैं। 0 यहाँ पर इसका क्या है? इसका है 3/3 लिख देते हैं। शून्य अवयव को किससे सूचित करते हैं? 0 सूचित करते हैं। बताइए कैसे को? समीकरण अवयव।
क्या है बाबू? विकर्ण नाभियों जिसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण नाभियों अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं किसको? विकर्ण नाभियों को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ये होता क्या है तो समझिए। ये होता क्या है, एक चीज ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बराबर, हम क्या करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण। और ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बाबू अविकर्ण। और इसको भी क्या बोलते हैं? अविकर्ण। इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं बाबू? मुख्य विकर्ण बोलते हैं। इसको और इसको दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? अविकर्ण। अविकर्ण। अब देखिए, हम इसको क्या कर लें, यहाँ पे मुख्य विकर्ण के बारे में हम लोग ये चर्चा कर लें कि ये जो है, ये जो है, क्या हम इसको इसको लिख सकते हैं A11। इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? इसको लिख सकते हैं A22। और इसको क्या लिख सकते हैं? A33। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। ए हमारा क्या है? तो अवयव है। पहला जो है वो पंक्ति है और दूसरा जो है वो स्तंभ है। इसी प्रकार से इसमें ए हमारा क्या है बाबू? अवयव है। ए हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? तो अवयव है। और दो हमारा क्या है? पंक्ति है। और दो क्या है? स्तंभ है। मतलब मतलब ये जो साड़ा का साड़ा है वो हमारा किसके फॉर्म में है? ए आई जे के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? ए आई और जे के फॉर्म में है। तो ए हमारा क्या है? ए हमारा अवयव है। आई क्या है? तो पंक्ति है। और जे क्या है? स्तंभ है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ए बराबर यहाँ पर ए आई जे एम बाय एन। यहाँ पर ए आई जे जो हमारा है वो अवयव है। और एम बाय एन जो हमारा है वो क्या है? तो कोटि है। वो हमारा क्या है? तो कोटि है जी। वो हमारा क्या है? तो कोटि है जी। वो हमारा क्या है? तो कोटि है जी। और यहाँ पर ए क्या है? तो मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम लोग इसको सूचित करते हैं। तो ये हमारा क्या है? किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस 2 को 0 बना दें, इस 3 को भी 0 बना दें, इस 6 को भी 0 बना दें, 4 को भी 0 बना दें, 7 को भी 0 बना दें, 8 को भी 0 बना दें। तो अविकर्णीय अवयव को ध्यान से देखिए। अविकर्णीय अवयव क्या है? शून्य है। अविकर्णीय अवयव क्या है? शून्य है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बात अब समझ में आ गया। रोशन सर वहां 2 3 होगा, कहाँ पे 2 3 होगा? 2 3 कैसे होगा? देखिए तो, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, टू, पहला और दूसरा स्तंभ, पहला और दूसरा, तो 2/2 ये होगा ना। देखिए ध्यान से, 2/2 ही लिखा हुआ है, सही है। रोशन बाबू आप गलत है। अम्बेश राज, तू बहुत अच्छा शायरी लिखा है, ये बता करके हम सुनाते हैं। अब देखिए, अविकर्णीय अवयव क्या है बाबू? जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है और जीरो है। अब देखिए, यदि ये बात आपको समझ में आ गया तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। विकर्ण अवयव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। जिस वर्ग आव्यूह में, सबसे पहला बात, विकर्ण आव्यूह होने के लिए वर्ग आव्यूह का होना आवश्यक है। यदि वर्ग आव्यूह नहीं है, यदि आयताकार आव्यूह है या आयत आव्यूह है तो वो कभी भी विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता है। कभी भी विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता है। कैसे? जैसे यदि आपको दूल्हा बनना है तो आपको लड़का होना पड़ेगा। यदि आपको दूल्हा बनना है तो लड़का होना पड़ेगा। यदि दुल्हन बनना है तो लड़की होना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे विकर्ण आयु होने के लिए बढ़ आयु का होना आवश्यक है जी। विकर्ण आयु होने के लिए बढ़ आयु का होना आवश्यक है। कैसे? जैसे कि यदि आपको दूल्हा बनना है तो लड़का होना आवश्यक है। यदि दुल्हन बनना है तो लड़की होना आवश्यक है।
तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जिस वर्ग आव्यूह में, यहाँ पर क्या है, वर्ग आव्यूह, मुख्य विकर्ण के अलावा यहाँ पर ये हमारा क्या है बाबू, तो मुख्य विकर्ण है, ये हमारा क्या है, तो मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के अलावा ये वाला और ये वाला, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो देखिए ध्यान से, 0 0 0 0 0 0, मुख्य विकर्ण में 3 है, 5 और 7 है। यहाँ पे समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मुख्य विकर्ण में 0 नहीं होना चाहिए। बाकी जो है अविकर्णीय अवयव क्या होना चाहिए, अविकर्णीय अवयव क्या होना चाहिए, तो शून्य होना चाहिए। जिस वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो विकर्ण आव्यूह होने के लिए मुख्य विकर्ण का अवयव कुछ न कुछ हो, लेकिन अविकर्णीय अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यदि आव्यूह का क्रम n बाय n हो, n बाय n मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान, और पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होने का मतलब है कि वो क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह हो, n बाय n हो, और ए आई जे बराबर 0 हो, ए आई जे बराबर 0 हो। कब, जब i डज नॉट इक्वल टू j। इसको समझिए ध्यान से, यहाँ पर ए आई जे की हम लोग बात करें, ए आई जी की जे की हम लोग बात करें, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा बाबू। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक चीज, यहाँ पर 3/3 कोटि की यदि हम लोग बात कर लें, यहाँ पे 3/3 कोटि की बात करें, तो यहाँ पर A11, A12 और A13। इसके बाद जो है यहाँ पर A21, A22, A23, यहाँ पर A31, A32 और A33। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए आई जे में जो है, ए आई और जे को देखिए ध्यान से, यहाँ पर आई और जे क्या है, इसमें बराबर है। आई बराबर क्या है बाबू, जे है। इसको देखिए ध्यान से, इसमें जो है यहाँ पर ए आई जे के फॉर्म में यदि हम लोग देखना चाहें, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आई जे के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 2 1 है और 2 है, आई और जे के बराबर नहीं है। इसमें जो है, इसमें जो है आई जे के बराबर है, लेकिन इसके अलावा इसमें और इसमें जो है, इस दोनों में यहाँ पर जो है ए आई जे के फॉर्म में लिखना चाहें, तो यहाँ पर जो है आई जे के बराबर नहीं है जी, आई जे के बराबर नहीं है जी। तो ये चीज यहाँ पर है कि ए आई जे बराबर 0। कब, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे हो, मतलब मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी हो वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे बाबू, विकर्ण आव्यूह कहेंगे जी। इसको क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो है, दूसरा एग्जाम्पल जो है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए मुख्य विकर्ण का सारा अवयव कुछ न कुछ है, लेकिन अविकर्णीय अवयव क्या है, शून्य है। यहाँ केवल मुख्य विकर्ण पर संख्या है, बाकी क्या है बाबू, 0 है। ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि तिरछी लाइन पर, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, तिरछी लाइन पर, तो तिरछी लाइन का मतलब क्या, मुख्य विकर्ण। तिरछी लाइन का मतलब क्या, मुख्य विकर्ण। तिरछी लाइन का मतलब क्या, मुख्य विकर्ण। तिरछी लाइन पर का मतलब क्या, मुख्य विकर्ण। तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से, तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन पर ही नंबर, तो संख्या, तिरछी लाइन पर ही नंबर होना चाहिए। बाकी सब क्या होना चाहिए बाबू, बाकी क्या होना चाहिए, बाकी का बाकी 0 होना चाहिए, बाकी का बाकी 0 होना चाहिए। तिरछी लाइन पर क्या होना चाहिए, कोई न कोई संख्या होना चाहिए। तिरछी लाइन पर ही क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। बाकी सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो आपके सामने एग्जाम्पल में दिख रहा है। तो सामने में आपके एग्जाम्पल में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि मुख्य विकर्ण पर कोई न कोई अवयव है, अर्थात तिरछी लाइन पर कोई न कोई नंबर है, लेकिन बाकी सब क्या है, 0 है। बताइए ध्यान से, ईमानदारी से, क्या आपको विकर्ण अवयव समझ में आ गया, विकर्ण अवयव समझ में आ गया। छठा हमारा क्या है, तो विकर्ण अवयव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते। सातवां है स्केलर अवयव। स्केलर अवयव का परिभाषा क्या कहता है, वो ध्यान से देखिए। अभी जो हम लोगों ने देखा, अभी जो हम लोगों ने देखा, इससे पीछे, इससे पीछे जो हम लोगों ने चर्चा किया वो
विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव और स्केलर अवयव लगभग लगभग एक जैसा होता है। इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, मुख्य विकर्ण की यदि हम लोग बात करें, मुख्य विकर्ण की यदि हम लोग बात करें, तो मुख्य विकर्ण पर कोई न कोई अवयव हो, मुख्य विकर्ण पर कोई न कोई अवयव हो। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या बन जाए, जैसे यहाँ पर 3 है ना, 3 की जगह पर हम 3 ही रहने दें। बस 5 की जगह पर भी हम लोग क्या करते बाबू, 3 कर दें, और 7 की जगह पर भी क्या कर दें, 3 कर दें। या हम लोग क्या करें, 3 की जगह पे 5 कर दें, और 5 की जगह पर 5 ही रहने दें, और 7 की जगह पर भी क्या कर दें, 5 कर दें। मतलब मुख्य विकर्ण को हम लोग समान कर दें। मुख्य विकर्ण को क्या करें, समान कर दें। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है, प्रिंसिपल डायगोनल पे हम लोग क्या करें, या मुख्य विकर्ण पर हम लोग क्या करें, सारा का सारा अवयव को समान कर दें, और अविकर्णीय अवयव को हम लोग 0 ही रहने दें। अविकर्णीय अवयव को क्या करें हम लोग, 0 ही रहने दें। अविकर्णीय अवयव को हम लोग 0 ही रहने दें, तो वह क्या बन जाएगा, स्केलर अवयव बन जाएगा जी। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे स्केलर अवयव जो है, स्केलर अवयव का एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे। देखना यहाँ पर 3 है, 3 है और 3 है। क्या है ये, समान है। लेकिन अविकर्णीय अवयव क्या बाबू, 0 है। यहाँ पर भी देखिए, मुख्य विकर्ण पर -5 समान है, और अविकर्णीय अवयव क्या बाबू, 0 है। तो स्केलर अवयव, स्केलर अवयव, स्केलर अवयव, स्केलर अवयव का परिभाषा क्या कहता है कि जिस विकर्ण अवयव में, तो स्केलर अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए, विकर्ण अवयव होना चाहिए। स्केलर अवयव होने के लिए विकर्ण अवयव होना चाहिए, और विकर्ण अवयव होने के लिए वर्ग अवयव होना चाहिए। तो सबका बाप कौन, सबका बाप कौन, तो बड़गावियो। सबका बाप कौन, बड़गावियो। बड़गावियो का बेटा, बड़गावियो का बेटा, बड़गावियो का बेटा, बड़गावियो का बेटा, बता कौन, विकर्णावियो। विकर्णावियो का बेटा कौन, स्केलरावियो। कौन अवियो, स्केलरावियो, स्केलरावियो। तो ध्यान दीजिएगा, स्केलर अवयव क्या है, जिस विकर्ण अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। मुख्य विकर्ण का सभी अवयव क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्केलर अवयव कहते हैं जी। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे चल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बराबर आपको दे दे 5 0 0 0 5 0 0 0 और 5। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है बाबू, समान है। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है, समान है। लेकिन अविकर्णीय अवयव को देखिए, अविकर्णीय अवयव को देखिए, अविकर्णीय अवयव को देखिए। अविकर्णीय अवयव क्या है, अविकर्णीय अवयव क्या है, तो 0 है। अतः अतः यह हमारा क्या होगा, स्केलर अवयव होगा जी। यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, स्केलर अवयव में यह हमेशा बड़गावी होता है। स्केलर अवयव होने के लिए क्या है, सबसे पहला कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, बड़गावी होना चाहिए। स्केलर अवयव होने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन बड़गावी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, यह एक विकर्ण अवयव का विशेष रूप है। मतलब ये जो बड़गावी है, बड़गावी है, उसका एक विशेष रूप हुआ विकर्ण अवयव, और विकर्ण अवयव का स्पेशल रूप क्या हो गया, तो स्केलर अवयव। ठीक है। दूसरा, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या 5 5 और 5 है, जो कि क्या है, समान है। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है, तो समान है। बताइए, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का अवयव है। ठीक है। बिहार बोर्ड का जो है, बिहार बोर्ड का सबसे प्यारा प्यारा जो अवयव का प्रकार है वो क्या है, तो इकाई अवयव। ठीक है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन गड़गड़ा के पूछता है। कैसे पूछता है, गड़गड़ा के। तो देखिएगा, इकाई अवयव, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो वह यहाँ पर आइडेंटिटी का फर्स्ट लेटर आई है, इसलिए हम लोग इकाई अवयव को आई से सूचित करते हैं। इकाई अवयव को किससे सूचित करते हैं बाबू, आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं जी। किससे सूचित करते हैं, आई से। तो देखिएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। ए बराबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 1 0 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1।
अब देखिए यहाँ पे मुख्य विकर्ण को ध्यान से देखिए। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है बाबू? एक है और एक है। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है? एक है और एक है। लेकिन अविकर्णीय अवयव क्या है बाबू? शून्य है। अविकर्णीय अवयव क्या है? तो शून्य है। अविकर्णीय अब ये हमारा हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया? अविकर्णीय अवयव हो गया। ये हमारा क्या है? अविकर्णीय अवयव है। अविकर्णीय अवयव क्या है? शून्य है। लेकिन मुख्य विकर्ण का सारा अवयव क्या है बाबू? एक है। जब मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव यदि एक हो तो हम उसको क्या कहेंगे? इकाई अवयव। और इकाई अवयव को किससे सूचित करेंगे? तो आई से। इकाई अवयव को किससे सूचित करेंगे? आई से। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें? आई लिख दें। अब देखिए, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव तो एक है। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक तो है और अविकर्णीय अवयव क्या है? शून्य है। तो हम इसको क्या कहे? तो इकाई अवयव कहे। और इकाई अवयव में और यहाँ पे एक चीज देखिए, है क्या ये? तो वर्गावयव है। क्यों वर्गावयव है? क्योंकि इसमें एक, दो और तीन, तीन पंक्ति है। एक, दो और तीन, तीन स्तंभ है। तीन पंक्ति और तीन स्तंभ है। इसका जो ऑर्डर बनेगा 3/3 बनेगा। ऑर्डर क्या बनेगा? 3/3। तो यहाँ पर जो है इकाई अवयव को हम लोग आय से सूचित करते हैं। यहाँ पर आय 3/3 लिखिए या आपके बुक में दिया रहेगा I3। क्या दिया रहेगा? I3 दिया रहेगा। यहाँ हमारा जो है 3/3 ऑर्डर क्या है? यहाँ पर I 3/3 लिखिए या सिंपल में क्या लिखिए? I लिखिए। इसके बाद जो है कभी कभी आपसे पूछ देगा I2 पूछ दे तो I2 का मतलब 2/2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स लेना है। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। यहाँ पे 1 0 0 और कितना होगा बाबू? 1 होगा। हम लोग एस्केलर अवयव जो पढ़े तो जिस एस्केलर अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो बाबू? एक हो। क्या हो? एक हो। बाकी सभी अवयव क्या हो? जीरो हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई अवयव या यूनिट अवयव कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इकाई अवयव या यूनिट मैट्रिक्स का परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स का परिभाषा कहा कि वैसा वर्गावयव या स्केलर अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो? एक हो और अविकर्णीय अवयव शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई अवयव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर यदि अवयव का क्रम n/n का मीनिंग होता है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, अर्थात वह वर्गावयव है। तो इकाई अवयव को हम लोग किससे सूचित करते हैं? In से। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा? I2 का मतलब In और n का मान कितना है? तो 2 है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा I3, यहाँ पर ये In के फॉर्म में है तो n का मान कितना है बाबू? तो 3 है। n का मान कितना है? तो 3 है। अब देखिएगा इकाई अवयव का परिभाषा का है कि वैसा वर्गावयव यहाँ पर इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स का परिभाषा क्या कहा? कि वैसा 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 वर्गावयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो और अविकर्णीय अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई अवयव कहते हैं। और इकाई अवयव को यहाँ पे सबसे पहले वर्गावयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्गावयव होना चाहिए। और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और अविकर्णीय अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए 3/3 कोटि का है तो मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है? एक है और अविकर्णीय अवयव क्या है बाबू? शून्य है। अतः ये हमारा क्या है? इकाई अवयव है जी। अब देखिए यहाँ पर यह हमेशा वर्गावयव होता है, मतलब इकाई अवयव होने के लिए ये कंपलसरी है कि वह क्या होना चाहिए? वर्गावयव ही होना चाहिए। इसके बाद है यह स्केलर अवयव का क्या है? तो विशेष रूप है। स्केलर अवयव में आपने पढ़ा कि मुख्य विकर्ण का अवयव मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो। तो समान होने का मीनिंग है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग a बराबर लेते हैं। a बराबर ले लें। चलो 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। अब देखिए मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है। अब यहाँ पर देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। यहाँ पर भी मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है। तो दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर एक है। यहाँ पर क्या है? एक है।
यहाँ पर क्या है, एक है, लेकिन इसमें क्या है, तो दो है, 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 इसमें क्या है, तो दो है। अब एक बात बताइए, इकाई अवयवी होने के लिए, इकाई अवयवी होने के लिए सबसे पहले कि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। और स्केलर अवयवी होने के लिए यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 10/20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इकाई अवयवी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए। किसके लिए, तो I3 के लिए। जब हम I2 की बात करें तो I2 के लिए यहाँ पे हमेशा हमेशा 1 0 0 और 1 ही होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकाई अवयवी कहेंगे। तो इकाई अवयवी होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन कि वर्गावयवी होना चाहिए। दूसरा, यह क्या होना चाहिए, इसका स्केलर अवयवी का ये विशेष रूप है। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लें, इसके बाद हम लोग चर्चा कर लें, एक कोई मैट्रिक्स हो, एक कोई मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का। यदि हम I 2/2 का लेते हैं तो A भी 2/2 का लेना होगा। यदि हम I 3/3 का लेते हैं तो A भी हमारा क्या होना चाहिए, 3/3 का होना चाहिए। यहाँ पर A को हम लोग I के साथ गुना करें, A को हम लोग I के साथ गुना करें, A को हम लोग I के साथ गुना करें, A को हम लोग I के साथ गुना करें, चाहे I को हम लोग A के साथ गुना करें, ये गुणा करने के बाद वो हमेशा किसके बराबर होगा, A के बराबर ही हो जाएगा। मतलब किसी वर्गावयव को सेम ऑर्डर के इकाई अवयवी से गुना करेंगे तो वही वर्गावयव हमको प्राप्त होगा। जो आपके टेस्ट में हम लोग ये क्वेश्चन भी पूछे थे और बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था। इसको याद रखने के लिए विकर्ण पर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो। विकर्ण पर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और बाकी सब क्या होना चाहिए, जीरो। यही हमारा क्या होगा, इकाई अवयव का पहचान होगा। बताइए, इतना बात को समझने में किसी को दिक्कत है? आज की सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद डार्लिंगों।